तो दोस्तों फाइनली एविजन 2 हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैं आपको बता दूं तकरीबन 2013 में देखने को मिला था और उसके बाद अभी तक कोई और पार्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो सारी कुछ अपडेट है जो भी निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हो। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुंचते रहे तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। में एक तकनीशियन जो पृथ्वी पर ड्रोन की मरम्मत का काम करता है और अपने मिशन पर सवाल उठाता है। मूल रूप से वह टाइटन जाने वाले एक मिशन का अमेरिकी कमांडर था जिसे टेट ने पकड़ लिया था और मानवता से लड़ने के लिए उसका क्लोन बनाया था। क्रूज जैक हार्पर टेक 52 की भी भूमिका निभाते हैं, जो एक क्लोन है जो टेट के विनाश के बाद जूलिया को ढूंढता है। मॉर्गन फ्रीमैन मैल्कम बीच एक अमेरिकी अनुभवी सैनिक और मैला ढोने वालों के एक बड़े समुदाय का नेता जो एलियन टेट के हमलों से बचे हुए मानव है। ओल्गा कुरिलेंको जूलिया रुसाकोवा हार्पर जैक की पत्नी और ओडिसी पर एक रूसी चालक दल की सदस्य जिसे उसके पति ने टेट के साथ प्रारंभिक संपर्क से बचाने के लिए पृथ्वी की ओर वापस भेज दिया था। एंड्रिया राइजबोरो विक्टोरिया वीका ऑलसेन के रूप में जैक की संचार सहयोगी और गृहिणी। मूल रूप से वह जैक के टाइटन मिशन की ब्रिटिश सहपायलट थीं जिन्हें टेट द्वारा मानवता के विरुद्ध युद्ध में सहायता के लिए पकड़ लिया गया था और उनका क्लोन बनाया गया था। राइजबोरो वीका के एक क्लोन की भी भूमिका निभाती है जिसे जैक चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने के लिए गुमराह करता है। निकोलाज कोस्टरवाल्डो सार्जेंट साइक्स बीच के सफाई कर्मियों के समुदाय का मुख्य सैन्य कमांडर जो शुरू में जैक पर संदेह करता है। मेलिसा लियो टेट की भूमिका में है जो एक विदेशी कृत्रिम बुद्धि है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके मानवता का सफाया करना चाहती है। लियो जैक और जूलिया के टाइटन मिशन की मिशन निदेशक सैली की भी भूमिका निभाती है। टेट ने दृश्य और श्रवण प्रतिनिधित्व के लिए उसकी नकल की है। जो बेल कारा एक सैनिक और सफाई कर्मियों की सदस्य। उत्पादन विकास 2013 की फिल्म ओब्लिवियन से बबल शिप का दृश्य। फिल्म में दिखाया गया बबल शिप ऊपर बेल 47 हेलीकॉप्टर नीचे से प्रेरित था। बेल 47 हेलीकॉप्टर का दृश्य जोसेफ कोसिंस्की ने अपनी कहानी पर आधारित एक ग्राफिक उपन्यास ओब्लिवियन पर काम शुरू करके फिल्म निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इसके पूरा होने की घोषणा जनता के सामने की गई और इस अवधारणा का इस्तेमाल फिल्म की पिचिंग के लिए किया गया, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हुई और कोसिंस्की का दावा है कि उनका ऐसा करने का कभी इरादा नहीं था, यह कहते हुए कि यह फिल्म विकास की परियोजना का एक पड़ाव मात्र था। अरविंद नेल्सन को सहलेखक बनाया गया और रेडिकल कॉमिक्स को प्रकाशक के रूप में जोड़ा गया। उपन्यास कभी पूरा नहीं हुआ, कोसिंस्की बताते हैं। रेडिकल कॉमिक्स के साथ साझेदारी ने मुझे छवियों की एक श्रृंखला विकसित करके और वर्षों तक कहानी को और निखारते हुए कहानी पर काम जारी रखने का मौका दिया। फिर मैंने मूल रूप से उस सारे विकास का इस्तेमाल स्टूडियो के लिए एक पिच किट के रूप में किया। इसलिए भले ही हमने इसे कभी एक सचित्र उपन्यास के रूप में जारी नहीं किया, लेकिन कहानी को एक फिल्म के रूप में बताया जा रहा है जो हमेशा से हमारा इरादा था। 11, 12, 13 वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, जिसने कोसिंस्की की पिछली फिल्म ट्रॉन लिगेसी 2010 का निर्माण किया, ने अगस्त 2010 में एक गर्म नीलामी के बाद रेडिकल कॉमिक्स और कोसिंस्की से ओब्लिवियन फिल्म रूपांतरण अधिकार हासिल किए। यह फिल्म कोसिंस्की के लिए एक निर्देशन वाहन थी जिसमें बैरी लेविन निर्माता थे और जेसी बर्जर कार्यकारी निर्माता थे। फिल्म पर बोली लगाने वाले अन्य स्टूडियो पैरामाउंट पिक्चर्स, 20वीं शताब्दी फॉक्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स थे। 14 डिज्नी ने बाद में अधिकार जारी किए, यह महसूस करने के बाद कि उन्होंने जो पीजी रेटेड फिल्म की कल्पना की थी उनके परिवारोन्मुख प्रतिष्ठा के अनुरूप
बहुत सारे कहानी परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। यूनिवर्सल, जिसने मूल अधिकारों के लिए भी बोली लगाई थी, फिर उन्हें कोसिंस्की और रेडिकल से खरीदा और एक PG-13 फिल्म संस्करण को अधिकृत किया। 15 फिल्म की पटकथा मूल रूप से कोसिंस्की और विलियम मोनाहन द्वारा लिखी गई थी और कार्ल गजडुसेक द्वारा इसका पहला पुनर्लेखन किया गया था। 16 जब फिल्म यूनिवर्सल के हाथों में पहुंची तो माइकल अर्नट ने माइकल डेब्रुइन उपनाम से इसका अंतिम पुनर्लेखन किया। 17 यूनिवर्सल ने पटकथा की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा, यह अब तक की हमारी सबसे खूबसूरत पटकथाओं में से एक है। 18 क्रूज के मुख्य पात्र जैक 49 द्वारा संचालित बबल शिप, बेल 47 हेलीकॉप्टर, जिसे अक्सर बोलचाल की भाषा में बबल कॉकपिट हेलीकॉप्टर कहा जाता है, से प्रेरित था, जो एक पारदर्शी गोल छतरी वाला 1947 का उपयोगितावादी वाहन था जिसे कोसिंस्की ने मैनहट्टन के आधुनिक कला संग्रहालय की लॉबी में देखा था और जिसकी तुलना उन्होंने ड्रैगनफ्लू से की थी। डैनियल साइमन, जिन्होंने पहले ट्रॉन लिगेसी में मुख्य वाहन डिजाइनर के रूप में कोसिंस्की के साथ काम किया था, को इस आधार पर बबल शिप बनाने का काम सौंपा गया था, जिसमें बेल 47 के साथ एक उन्नत लड़ाकू जेट के तत्वों को शामिल करके एक हल्का कार्यात्मक वाहन बनाया गया था जो व्यावहारिक और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन दोनों था। साइमन ने कहा, जब कुब्रिक ने 2001 बनाई तो उन्होंने उस समय के सबसे लोकप्रिय कॉन्सेप्ट डिजाइनरों की बजाय नासा के इंजीनियरों को नियुक्त किया। मेरा मानना है कि रूप और कार्य एक दूसरे के पूरक है। मैं अत्यधिक सजावट का या किसी चीज पर पंख लगाने का, क्योंकि वह अच्छी लगती है, प्रशंसक नहीं हूं। डिजिटल मॉडल का इस्तेमाल करने के बजाय कैमारिलो कॉन्सेप्ट कार कंपनी वाइल्ड फैक्ट्री ने बबल शिप को 25 फुट लंबे, 7.6 मीटर, 4000 से 5000 पाउंड, 1800 से 2300 किलोग्राम वजन वाले, ज्यादातर एल्यूमीनियम के प्रोप के रूप में बनाया। कॉकपिट के तत्व, जैसे जॉयस्टिक और पैडल की स्थिति, क्रूज के लिए अनुकूलित किए गए थे, जो एक योग्य पायलट है, और डिजाइन में उनका कुछ योगदान था। इस यान को आसानी से अलग करने और जोड़ने के लिए भी डिजाइन किया गया था, ताकि आइसलैंड की शूटिंग लोकेशन तक इसे आसानी से पहुंचाया जा सके, जहां इसे उड़ते हुए शॉट्स के लिए एक जिम्बल पर लगाया जाएगा। कथानक में प्रमुखता से दिखाए गए मानवरहित हवाई ड्रोन बबल शिप के डिजाइन परिवार के ही प्रतीत होने के लिए बनाए गए थे। कहते हैं कि कोसिंस्की ने यहां भरपूर एक्शन दिया है और उन्होंने कथानक को धीरे धीरे उजागर होने दिया है, स्पष्टीकरण अंत तक आते रहते हैं। लॉन्ग कहते हैं कि काफी कुछ व्युत्पन्न है, लेकिन यह तेजी से आगे बढ़ने वाला व्युत्पन्न है। 61 नेवार्क स्टारलेजर के स्टीफन विट्टी कहते हैं कि यह फिल्म कई अलग अलग फिल्मों का मिश्रण है, फिर भी किसी तरह अपने हिस्सों के योग से कम ही रह जाती है। 61 USA टुडे की क्लाउडिया पुइग कहती है कि कोसिंस्की ने आकर्षक दृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन एक आकर्षक कथानक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। यह एक चकाचौंध करने वाली फिल्म है, लेकिन कहानी में भविष्यवादी प्रभाव का अभाव है। 61 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर्न कहते हैं कि ओब्लिवियन द्वारा समग्र रूप से प्रस्तुत रहस्य ही है कि इसके रहस्यों को इतने बेढंगे ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इतने अस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 61 द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस कहती है कि लंबे समय से टॉम क्रूज की प्रशंसक होने का दर्द हमेशा से एक बोझ रहा है, लेकिन अब यह बस निराशाजनक है। 61 न्यूजरे के रेफर गुजमैन कहते हैं कि परिचित क्षेत्र से गुजरते इस महीने धीमे धीमे रास्ते के दौरान प्रभाव का पता लगाना सबसे मजेदार काम है। 61 सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के जो विलियम्स कहते हैं कि चरित्रों को विकसित करने के बजाय कोसिंस्की अपनी अधिकांश कल्पना को नष्ट हो चुके परिदृश्यों और भविष्यवादी उपकरणों में उड़ेल देते हैं। 61 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स कहते हैं कि जब आप टॉम क्रूज और उनकी अंतरिक्ष बंदूकों वाले किसी भविष्यवादी डायस्टोपियन सर्वनाश के बाद के बार्न डांस में जाते हैं, तो आप अपने विचारशील विरामों के साथ एक छोटे से झटके की उम्मीद करते हैं।
61 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स इसे शुष्क और एंटीसेप्टिक मानव हाथों से अछूता कहते हैं। 61 मियामी हेराल्ड के रेने रोड्रिग्ज कहते हैं कि फिल्म निर्माताओं में कहानी को उसके सही अंत तक देखने का साहस ही नहीं है, इसलिए वे एक हास्यास्पद समापन चुनते हैं जो थोड़ा अपमानजनक लगता है। 61 द सिएटल टाइम्स के सोरेन एंडरसन कहते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि क्या निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की और पटकथा लेखक कार्ल गजडुसेक और माइकल डेब्रुइन के पास कोई मौलिक विचार है, और फिर आपको एहसास होता है कि उनके पास कोई विचार नहीं है। 61 सैन जोस मर्करी न्यूज के रैंडी मायर्स कहते हैं कि अद्भुत गैजेटरी और जैक और विक्टोरिया के जीवन की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का मिश्रण काफी दिलचस्प है, लेकिन फिल्म की गति इतनी धीमी है कि वह काम नहीं कर पाती। 61 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस नशावती कहते हैं कि दुनिया की सारी आंखों को सुकून देने वाली चीजें भी इस एहसास को नहीं छिपा सकती कि आपने यह सब पहले भी देखा है और बेहतर किया है। यह बहुत बुरी बात है कि फिल्म की पटकथा को उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इसके आकर्षक, नए जमाने के साहसिक रूप को दिया गया। संगीत मुख्य लेख ओब्लिवियन 2013 साउंड ट्रैक 28 जून 2012 को यह घोषणा की गई कि फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक एक्ट M83, जिसमें उस समय केवल एंथनी गोंजालेज शामिल थे, ओब्लिवियन के लिए साउंड ट्रैक तैयार करेगा। 40 उन्होंने फिल्म के लिए M83 को संगीत देने के लिए क्यों चुना? इस पर निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने कहा, मैं वापस गया और मुझे 2005 से ओब्लिवियन के लिए अपना पहला ट्रीटमेंट मिला और इसमें ट्रीटमेंट में M83 का साउंड ट्रैक सूचीबद्ध था। जाहिर है, ट्रॉन, डैफ्ट पंक के साथ लिगेसी सहयोग उतना ही अच्छा रहा जितना मैंने कभी उम्मीद की थी, इसलिए मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था जिसमें मैं इस फिल्म के लिए एक मूल ध्वनि बनाने के लिए फिल्म व्यवसाय के बाहर से एक कलाकार को ला रहा हूं। कोसिंस्की ने आगे कहा, डैफ्ट पंक का संगीत इस फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं होता। यह किसी ऐसे कलाकार का संगीत होना चाहिए था जिसका संगीत उन विषयों और कहानी के अनुकूल हो जिन्हें मैं कहना चाह रहा था, और मुझे लगा कि M83 का संगीत ताज़ा और मौलिक, विशाल और महाकाव्यात्मक था, लेकिन साथ ही भावनात्मक भी था, और यह एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है और यह एक अच्छा विकल्प लगा। 41 गोंजालेज को स्कोरिंग प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने के लिए कोसिंस्की ने जोसेफ ट्रैपनीज को गोंजालेज के साथ मिलकर स्कोर लिखने के लिए शामिल किया। कोसिंस्की ने कहा, दोनों ने मिलकर वह स्कोर तैयार किया है जिसका मैंने 8 साल पहले इस कहानी को कागज पर लिखने के बाद से सपना देखा था। 42 ट्रैपनीज पहली बार कोसिंस्की के ध्यान में तब आए जब उन्होंने डैफ्ट पंक के साथ ट्रॉन, लिगेसी में अरेंजर और ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में काम किया। 43 रोलिंग स्टोन के साथ एक साक्षात्कार में गोंजालेज ने कहा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर ही साउंड ट्रैक लिखना शुरू कर दिया था, और फिर जब आप इसे समझ पाते हैं तो यह अलग होता है और आप एक अलग ही माहौल में ढल जाते हैं, चीजें बदल देते हैं और संगीत के साथ कई प्रयोग करने लगते हैं। गोंजालेज ने आगे कहा, मैंने जोसेफ के साथ बहुत काम किया है और वह अपनी फिल्मों में संगीत को लेकर बहुत सजग रहते हैं, इसलिए हमने संगीत पर बात करने और साथ मिलकर संगीत की व्यवस्था करने में बहुत समय बिताया। 44 बैकलॉट म्यूजिक ने 16 अप्रैल 2013 को साउंड ट्रैक जारी किया। 45 साउंड ट्रैक का एक डीलक्स संस्करण उसी दिन विशेष रूप से आईट्यून्स के माध्यम से जारी किया गया था। इसमें 13 अतिरिक्त ट्रैक शामिल है। 46 साउंड ट्रैक में M83 का मूल संगीत, गोंजालेज और ट्रैपनीज द्वारा रचित संगीत भी शामिल था। ओब्लिवियन के बोल गोंजालेज और सुजैन सुंडरफोर ने लिखे थे। मेटाक्रिटिक ने साउंड ट्रैक को 55/100 रेटिंग दी है। 47 मुक्त करना विपणन ओब्लिवियन के बारे में विवरण गुप्त रखा गया था, हालांकि स्टूडियो के बारे में कहा गया था कि वह फिल्म को लेकर काफी उत्साहित था। प्रचार अप्रैल 2012 में शुरू हुआ और फुटेज का एक हिस्सा 2012 सिनेमाकॉन में दिखाया गया,
जबकि फिल्मांकन आयोजन से ठीक 1 महीने पहले शुरू हुआ था। फुटेज को प्रारंभिक कॉन्सेप्ट आर्ट, रफ एनिमेशन और अधूरे डेलीज का एक संयोजन बताया गया, जिसमें फिल्म के परिदृश्यों की एक झलक दिखाई गई। 18 नाट्य विमोचन। ओब्लिवियन को पहली बार 26 मार्च 2013 को ब्यूनस आयर्स में, 3 अप्रैल को डबलिन में और 10 अप्रैल को हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर में प्रस्तुत किया गया था, जहां क्रूज ने स्क्रीनिंग से पहले खुद घोषणा की थी कि यह फिल्म वास्तव में पहली फीचर फिल्म थी जिसे नवीनतम अत्याधुनिक डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में शुरू से अंत तक पूरी तरह से मिश्रित किया गया था। 48 होम मीडिया। ओब्लिवियन के लिए डीवीडी और ब्लूरे 24 अप्रैल 2013 को उत्तरी अमेरिका में प्रीडर के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हो गए। इस क्षेत्र में इसकी प्रारंभिक रिलीज के सिर्फ 5 दिन बाद 1 महीने बाद यह घोषणा की गई कि यूनिवर्सल स्टूडियो की यूनाइटेड किंगडम शाखा 6 अगस्त 2013 को अपने क्षेत्र में होम वीडियो पर फिल्म रिलीज करेगी, 18 अगस्त 2013 को ऑन डिमांड संस्करण के साथ। रिलीज को एक मानक और स्टीलबुक लिमिटेड संस्करण दोनों रूप में निर्धारित किया गया था। 50 जून 2013 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 6 अगस्त 2013 को अमेरिका में होम वीडियो पर भी रिलीज की जाएगी। ब्लूरे रिलीज में टॉम क्रूज और निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की के साथ कमेंट्री, हटाए गए दृश्य, M83 का अलग स्कोर और मेकिंग ऑफ फीचर की एक श्रृंखला शामिल है। 52 9 अगस्त 2016 को 4 के ब्लूरे संस्करण जारी किया गया। 53 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 37.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, जिसमें 323 सिनेमाघरों में आईमैक्स स्क्रीनिंग से 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे, जिससे यह टॉप गन, मेवरिक, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के बाद क्रूज की सर्वश्रेष्ठ उत्तरी अमेरिकी ओपनिंग बन गई। 54 फिल्म 27 जून 2013 को बंद हो गई। ओब्लिवियन ने अमेरिका में 89.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 198.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 287.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 254 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 53% की स्वीकृति रेटिंग और 5.90/10 का औसत स्कोर मिला है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, दृश्यात्मक रूप से प्रभावशाली लेकिन कमजोर पटकथा वाली, ओब्लिवियन को अपने मजबूत निर्माण मूल्यों और टॉम क्रूज के शानदार अभिनय से काफी फायदा होता है। 55 मेटाक्रिटिक ने 41 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 अंक दिए हैं, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 56 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 57 हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने कहा, ओब्लिवियन एक बेहद खूबसूरत फिल्म है जो नाटकीय रूप से काव्यात्मक रूमानियत की आकांक्षाओं और भारी विज्ञानकथा एक्शन की मांगों के बीच फंसी हुई है। 58 वैरायटी के जस्टिन चांग ने कहा, जहां तक ओब्लिवियन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक दृश्य अनुभव है, एक ऐसी फिल्म जिसे देखने लायक है, न कि एक पहेली जिसे सुलझाना है, इसका मुख्य आनंद अनिवार्य रूप से स्पॉइलर प्रूफ है। 59 टोटल फिल्म के केविन हार्ले ने फिल्म को 3 स्टार दिए और कहा, यह कोई रीबूट या पुनर्कल्पना नहीं है, ताजगी से, लेकिन ओब्लिवियन बेहतर विज्ञानकथा ग्राउंडब्रेकर्स के एक स्टाइलिश रीमिक्स की तरह है। 60 सैलून के एंड्रयू ओहीर ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक चतुर, आश्चर्यजनक और दृष्टिगत रूप से शानदार टॉम क्रूज की फिल्म है, जिसने मुझे लगता है कि कई अन्य लोगों को भी निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की के बारे में अपनी पहली राय बदलने पर मजबूर कर दिया है। 61 द एवी क्लब की ताशा रॉबिन्सन कहती है कि फिल्म की पूरी सतह पर एक बेचैन करने वाली, पूरी तरह से ठीक न होने की भावना व्याप्त है और कोसिंस्की और उनके सहलेखक दर्शकों को बेचैनी को समझने और एक्शन के लिए तैयार होने का भरपूर समय देते हैं। 61
कुछ समीक्षकों ने फिल्म निर्माताओं की महत्वाकांक्षा पर ध्यान दिया। रिव्यूज के जेम्स बेरार्डिनेली फिल्म को अपूर्ण लेकिन इसकी कुछ खामियां अति महत्वाकांक्षा का परिणाम कहते हैं। 61 एरिजोना रिपब्लिक के बिल गुडीकोंच कहते हैं कि फिल्म अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकती, लेकिन ऐसा कोशिश की कमी के कारण नहीं है। 61 एसोसिएटेड प्रेस के जेक कोयल कहते हैं कि जो लोग सुंदर शैलीगत छवि निर्माण के साधारण रोमांच का आनंद लेते हैं, उनके लिए ओब्लिवियन ज्यादातर मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। 61 विलेज वॉयस के एलन शेरस्टुहल कहते हैं कि कोसिंस्की ने खुद को उन तरीकों से प्रतिभाशाली साबित किया है जो उनकी ट्रॉन लिगेसी में नहीं सुझाए गए थे। 61 लॉस एंजल्स टाइम्स के केनेथ टुरान ने फिल्म को आपकी आम हॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा साहसिक कहा। ओब्लिवियन आपको याद दिलाती है कि क्यों साइंस फिक्शन फिल्में आपको बहुत पहले अपनी ओर खींचती थीं और जाने नहीं देती थीं। 61 द वाशिंगटन पोस्ट के माइकल ओसुलिवन कहते हैं कि अगर आप माफ करने और भूलने में सक्षम हैं, तो टॉम क्रूज से फिर से प्यार करने के लिए ओब्लिवियन कोई बुरी जगह नहीं है। 61 द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के स्टीवन री कहते हैं कि क्रूज यहां कुछ बेहद प्रभावशाली चीजों की देखरेख करते हैं, हवा में उछल कूद करने वाले ड्रोन से लेकर उस बबलशिप तक जिसका इस्तेमाल जैक उस शानदार घर में आने जाने के लिए करता है जहां से मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। 61 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल कहते हैं कि यह फिल्म हमें कलाकारों में सितारे देती है, हमारी आंखों में सितारे देती है और यह हमारे दिमाग की 3 कोशिकाओं को भी झकझोर देती है। 61 मिनियापोलिस स्टार ट्रिब्यून के कॉलिन कवर्ट कहते हैं कि यह फिल्म अपने बेहतरीन पूर्ववर्तियों कुब्रिक, लुकास, वाचोव्स्की और पिक्सर के तत्वों से भरपूर है, जिन्हें रचनात्मक सलाहकारों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्लासिक साइंस फिक्शन के लिए एक प्रेम पत्र की भावना है, न कि एक अवसरवादी मिश्रण। 62 फोर्ट वर्थ स्टार टेलीग्राम के कैरी डार्लिंग कहते हैं कि यह फिल्म अन्य अक्सर बेहतर फिल्मों के बचे-खुचे टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है, कहानी और कथानक में अजीब तरह से लड़खड़ाती हुई, तीसरे भाग के पूर्वानुमानित विस्फोटों और आग के गोलों की ओर बढ़ती हुई। फिर भी ओब्लिवियन देखने में बहुत सुंदर है। 61 टाइम के रिचर्ड कॉलिस ने कहा कि अंतरिक्ष में जैक हार्पर को उम्मीद है कि कोई आपको सपने देखते हुए सुन सकता है, लेकिन सिनेमाघर में कोई आपको जम्हाई लेते हुए नहीं देखेगा। 61 द न्यूयॉर्कर के एंथनी लेन का कहना है कि यह फिल्म ज्यादा जमीनी और अटकी हुई लगती है। 61 richardroper.com के रिचर्ड रोपर ने इसे एक बहुत ही अच्छे कवर बैंड के बराबर की विज्ञानकथा फिल्म कहा। 61 CNN.com के टॉम चैरिटी ने इसे बेकार, व्युत्पन्न, महत्वाकांक्षी और घातक रूप से कमजोर कहा। 61 शिकागो रीडर के जेआर जोन्स का कहना है कि कहानी अंतः विज्ञानकथा के हेरो रूपकों में बदल जाती है, लेकिन क्रूज की कई अन्य प्रस्तुतियों की तरह हर चीज का विशाल पैमाना इतना दिमाग सुनकर देने वाला है कि आप शायद ध्यान ही न दें। 61 कनाडा के द ग्लोब एंड मेल के रिक ग्रोएन ने इसे एक ठीक-ठाक ब्लॉकबस्टर, क्षमता में $1 बहुमिलियन का अभ्यास कहा। 61 डेट्रॉइट न्यूज के टॉम लॉन्ग डलाई टॉम क्रूज ने लंबे समय से फिल्म में रुचि व्यक्त की थी और 20 मई 2011 को मुख्य भूमिका निभाने के लिए आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। 15 क्रूज के साथ जूलिया की मुख्य भूमिका के लिए निर्माताओं ने 5 अभिनेत्रियों पर विचार किया: जेसिका चैस्टेन, ओलिविया वाइल्ड, ब्रिट मार्लिंग, नूमी रैपेस और ओल्गा कुरिलेंको, और सभी 5 ने 27 अगस्त 2011 को ऑडिशन दिया। 26 सितंबर 2011 को यह घोषणा की गई कि चैस्टेन को कास्ट कर लिया गया है। 21 इसके बाद चैस्टेन को कैथरीन बिगेलो की फिल्म जीरो डार्क 30, 2012 में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई और क्रूज ने उन्हें दूसरी फिल्म बनाने के लिए ओब्लिवियन के अपने अनुबंध से मुक्त कर दिया, जिसके लिए चैस्टेन ने सार्वजनिक रूप से क्रूज को धन्यवाद दिया। 22 बाद में कुरिलेंको के साथ भूमिका को फिर से कास्ट किया गया। 23
भूमिका की तैयारी में कुरिलेंको ने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण वीडियो के साथ साथ क्लासिक विज्ञान कथा और रोमांस फिल्में भी देखीं, जैसे सोलारिस 1972, कुख्यात 1946 और कैसाब्लांका 1942। 24 मजेदार बात यह है कि मैंने वास्तव में सोलारिस देखी थी। जोसेफ ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, कुरिलेंको ने कहा। मैं टार्कोवस्की लैंड से आया हूं और उस समय तक मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा था। मैंने जॉर्ज क्लूनी और नताशा मैकेलहोन के साथ नई फिल्म भी देखी। सोलारिस और ओब्लिवियन दोनों की कहानी अंतरिक्ष और स्मृति से संबंधित है। 25 दूसरी प्रमुख भूमिका विक्टोरिया के लिए निर्माताओं ने शुरुआत में हेले एटवेल, डायने क्रूगर और केट बेकिंसले पर विचार किया था। तीनों अभिनेत्रियां क्रूज के साथ स्क्रीन टेस्ट के लिए पिट्सबर्ग गईं, जो जैक रीचर 2012 की शूटिंग कर रहे थे। 26 अंततः यह भूमिका एंड्रिया राइजबोरो को मिली। बाद में मेलिसा लियो को सैली के रूप में लिया गया। 27 फिल्माने उत्पादन 12 मार्च 2012 को शुरू हुआ और 14 जुलाई 2012 को समाप्त हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैटन रूज और न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना शामिल थे। 28, 29, 30 लगभग 3 महीने की शूटिंग में से 69 दिन लुइसियाना में मार्च से मई 2012 तक शूट किए गए, 11 दिन जून 2012 में न्यूयॉर्क में, कुछ जून 2012 में कैलिफोर्निया के मैमथ में और 10 दिन जून 2012 में आइसलैंड में फिल्माए गए। 31 जब दिन का प्रकाश लगभग 24 घंटे तक रहता है। आइसलैंड के ज्वालामुखीय परिदृश्यों को दिखाने के साथ साथ फिल्म के निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने 24 घंटे की रोशनी का लाभ उठाने की कोशिश की, विशेष रूप से शाम 6 बजे से 1 बजे तक की घटती रोशनी, जिसे जादुई घंटा के रूप में जाना जाता है। विज्ञान कथा को दिन के उजाले में लाने के लिए एलियन जैसी फिल्मों के विपरीत, जो अपना समय अंधेरे पतवारों या अंधकारमय ग्रहों में बिताती है। 19, 32 फिल्मांकन के लिए सबसे कठिन दृश्य वह था जब हार्पर दृश्य का आनंद लेने के लिए एक ब्रेक लेते हैं और एक फूल को पानी देते हैं। इसे क्रूज को आइसलैंड के जाल्हेटूर के शीर्ष पर लैंगजोकुल की जड़ में 800 फुट 240 मीटर की ढलान के पास बैठाकर फिल्माया गया था, जहां केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। 33 हार्पर के रमणीय वन आश्रय स्थल के दृश्यों को कैलिफोर्निया के जून लेक स्थित ब्लैक्स पॉन्ड में फिल्माया गया था। 34 ओब्लिवियन को सोनी के सिनेअल्टा F65 कैमरे से फिल्माया गया था, जिसे जनवरी 2012 में भेज दिया गया था। 35 रेड एपिक का उपयोग उन दृश्यों के लिए भी किया गया था जिनमें हैंडहेल्ड की आवश्यकता होती थी या जब बॉडी माउंट रिगिंग लागू होती थी। 36 फिल्म को सोनी के मालिकाना कच्चे छवि प्रारूप में 4K रिजोल्यूशन में शूट किया गया था, लेकिन लागत कारणों से और कोसिंस्की के विरोध के कारण डिजिटल इंटरमीडिएट और अंतिम संस्करण दोनों 2K रिजोल्यूशन पर किए गए थे। 37 स्काई टॉवर सेट बैटन रूज में एक साउंड स्टेज पर निर्मित के लिए कोसिंस्की और छायाकार क्लाउडियो मिरांडा ने विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स हाउस पिक्सोमोंडो के साथ मिलकर काम किया ताकि 21 फ्रंट स्क्रीन प्रोजेक्टरों के इस्तेमाल से वातावरण और प्रकाश व्यवस्था दोनों को स्थापित किया जा सके, जिसका उद्देश्य नीले स्क्रीन पृष्ठभूमि के बजाय एक विशाल रैपराउंड पृष्ठभूमि के लिए एक निरंतर छवि बनाना था। 38 पृष्ठभूमि में चित्रित सफेद मलमल का एक एकल सीमलेस टुकड़ा शामिल था, 500 x 42 फीट 152 x 13 मीटर, जो 270 डिग्री कवरेज के लिए सेट के चारों ओर लपेटा गया था। 37 इससे पूरे वातावरण को कैमरे में कैद किया जा सका और सेट के 90% तक प्रकाश में सहायता मिली। 36 अगर ग्लास हाउस स्काई टावर पर नीली स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया होता तो कांच नीली रोशनी में गायब हो जाता और पोस्ट प्रोडक्शन में उसे डिजिटल रूप से पुनः प्रस्तुत करना पड़ता। 37 अभिनेताओं को उस माहौल में काम करने में मजा आया क्योंकि वे बाहर देखकर सूर्योदय या सूर्यास्त की तस्वीरें देख सकते थे। 37 इस नई तकनीक ने उन्हें प्रभाव शॉट्स, जिनकी कुल संख्या लगभग 800 थी, और खर्च दोनों में कटौती करने में मदद की।
यहाँ तक कि विक्टोरिया जिस कंट्रोल टेबल को चलाती है उसे भी फिल्माया गया और फिर एक बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया गया। 39 स्काई टॉवर सेट बादलों से ऊपर बैठा है। यह भ्रम पैदा करने के लिए आवश्यक फुटेज प्राप्त करने के लिए पिक्सोमोंडो ने एक चालक दल को हवाई में हेलेकाला की चोटी से 4 दिनों तक दृश्य फिल्माने के लिए भेजा, जिसमें एक ही रिग पर 3 रेड एपिक कैमरे एक साथ लगे थे। 38 पिक्सोमोंडो के स्टटगार्ट कार्यालय ने फिर 3 कैमरों से डेटा को एक साथ जोड़कर एक विशाल वीडियो स्ट्रीम, प्रत्येक स्थिर छवि में 26 मेगापिक्सेल, बनाई और सेट पर प्रक्षेपित करने के लिए दिन के समय की कई अलग-अलग क्लिप तैयार कीं। ओब्लिवियन 2013 की अमेरिकी पोस्ट-एपोकेलिक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन जोसेफ कोसिंस्की ने किया है और पटकथा कार्ल गजडुसेक और माइकल डेब्रुइन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज मुख्य भूमिका में है और उनके साथ मॉर्गन फ्रीमैन, ओल्गा कुर्लेंको, एंड्रिया राइजबोरो, निकोलज कोस्टर-वाल्डौ और मेलिसा लियो सहायक भूमिकाओं में है। कोसिंस्की के इसी नाम के अप्रकाशित रेडिकल कॉमिक्स ग्राफिक उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 1970 के दशक की साइंस फिक्शन को श्रद्धांजलि देती है और यह एक प्रेम कहानी है जो 2077 में एक एलियन युद्ध से तबाह पृथ्वी पर आधारित है। अपने मिशन को पूरा करने की कगार पर एक रखरखाव तकनीशियन को एक महिला मिलती है जो एक अंतरिक्ष यान दुर्घटना में बच गई थी। ओब्लिवियन का प्रीमियर 26 मार्च 2013 को ब्यूनस आयर्स में हुआ और 19 अप्रैल को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 10 फिल्म ने $120 मिलियन के प्रोडक्शन बजट पर दुनिया भर में $286 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। कथानक 2017 में स्कैवेंजर्स नामक एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं और चंद्रमा को नष्ट कर देते हैं, जिससे वैश्विक प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाती है। हालांकि मानवता परमाणु हथियारों का उपयोग करके युद्ध जीत जाती है, लेकिन पृथ्वी निर्जन रह जाती है। 60 साल बाद मानवता के अवशेष शनि के चंद्रमा टाइटन पर एक कॉलोनी में स्थानांतरित हो गए हैं, सिवाय यूनिट 49 के तकनीशियन जैक और उनकी संचार अधिकारी विक्टोरिया के, जो 2 हफ्तों में उनके साथ आने वाले हैं। यह जोड़ी हाइड्रो रिग की देखरेख करती है जो टेट के लिए समुद्री जल को संलयन ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो कक्षा में मौजूद आखिरी मानव कॉलोनी जहाज है। हालांकि जैक और विक्टोरिया प्रेम संबंध में है और सुरक्षा कारणों से उनकी यादें मिटा दी गई है, जैक को बार-बार एक अनजान महिला के सपने आते हैं। वह गुप्त रूप से एक छिपी हुई हरी भरी घाटी में भी जाता है जहां उसने झील के किनारे एक केबिन बनाया है और पृथ्वी के अतीत के अवशेष इकट्ठा करता है। एक लापता ड्रोन, स्वायत्त, अत्यधिक उन्नत और भारी हथियारों से लैस मशीन की जांच करते समय जैक लगभग स्कैवेंजर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि स्कैवेंजर्स अंतरिक्ष में एक सिग्नल भेज रहे हैं। नासा का एक पॉड सिग्नल के निर्देशांक पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें 5 लोग सस्पेंडेड एनिमेशन में होते हैं, जिनमें जैक के सपनों की महिला भी शामिल है। एक ड्रोन आता है और 4 पॉड को नष्ट कर देता है, लेकिन जैक बाकी एक को बचा लेता है और बेहोश महिला को यूनिट 49 के बेस पर पहुंचा देता है। उसे पुनर्जीवित करने के बाद जैक और विक्टोरिया को पता चलता है कि महिला, जूलिया, 2017 से ओडिसी अंतरिक्ष यान में स्थिर अवस्था में है। जूलिया जहाज के उड़ान रिकॉर्डर को पुनः प्राप्त करने पर जोर देती है। हालांकि उसे और जैक को स्कैवेंजर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और रेवेन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है। उनके नेता, मैल्कम, बताते हैं कि स्कैवेंजर्स वास्तव में जीवित मनुष्य है। मैल्कम को जैक से एक पकड़े गए ड्रोन को ओडिसी के रिएक्टर से निर्मित एक परमाणु बम को टेट तक पहुंचाने के लिए पुनः प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। जैक मना कर देता है, इसलिए मैल्कम उसे और जूलिया को छोड़ देता है और उसे विकिरण क्षेत्र में सच्चाई की तलाश करने का आग्रह करता है, जो माना जाता है कि घातक और वर्जित है। जूलिया जैक को याद दिलाती है कि वह उसकी पत्नी है और उसकी यादों के टुकड़े वापस आने लगते हैं।
जब वे यूनिट 49 वापस पहुंचते हैं तो हताश विक्टोरिया टेट की मिशन कंट्रोलर सैली को बताती है कि वह और जैक अब एक प्रभावी टीम नहीं रहे। एक छिपा हुआ ड्रोन सक्रिय हो जाता है और विक्टोरिया को मार देता है। जैक और जूलिया ड्रोन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन विकिरण क्षेत्र के अंदर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वहां उनका सामना जैक के एक और रूप जैक 52 से होता है, जो ड्रोन की मरम्मत करने आता है। जैक उसे परास्त कर देता है, लेकिन जूलिया लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जैक अपने क्लोन का रूप धारण करके यूनिट 52 में घुसपैठ करता है, विक्टोरिया 52 से मिलता है और जूलिया के लिए चिकित्सा सामग्री चुरा लेता है। वे उसके केबिन में आराम करते हैं, जहां वे यौन संबंध बनाते हैं। रेवेन रॉक में मैल्कम सच्चाई उजागर करता है, मानवता युद्ध हार गई है और टेट एक एलियन मशीन इंटेलिजेंस है जो पृथ्वी के संसाधनों का दोहन कर रही है। चंद्रमा के विनाश के बाद टेट ने अंतरिक्ष यात्री जैक हार्पर के हजारों क्लोन तैनात किए, जिनका ब्रेनवॉश करके उन्हें आज्ञाकारी बनाया गया था ताकि बचे हुए इंसानों का सफाया किया जा सके। मैल्कम को लगा था कि ये क्लोन अमानवीय है, जब तक कि उसने जैक को एक बेकार किताब में दिलचस्पी लेते नहीं देखा, जिससे मानवता के अवशेष मिलने का संकेत मिला। जैक ने पकड़े गए ड्रोन को फिर से प्रोग्राम किया, लेकिन दूसरे ड्रोनों के एक अचानक हमले में वह नष्ट हो गया, जिससे मैल्कम बुरी तरह घायल हो गया। जैक और जूलिया खुद बम पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। जूलिया एक स्टेसिस पॉड में प्रवेश करती है। रास्ते में जैक ओडिसी के फ्लाइट रिकॉर्डर को सुनता है, जिससे पता चलता है कि असली जैक हार्पर और विक्टोरिया अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें टाइटन की खोज के लिए भेजा गया था, इससे पहले कि उनका सामना टेट से होता। दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन इससे पहले जैक ने बाकी क्रू सदस्यों, जूलिया सहित, को स्टेसिस पॉड्स में सुरक्षित बाहर निकाल दिया ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जैक टेट तक पहुंच जाता है और दावा करता है कि वह जूलिया को पहुंचा रहा है, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था। हालांकि स्टेसिस पॉड में मरता हुआ मैल्कम है। जैक और मैल्कम बम विस्फोट करते हैं, जिससे टेट और खुद दोनों नष्ट हो जाते हैं। बाद में जूलिया केबिन में जागती है। 3 साल बाद जूलिया अपने और जैक की बेटी के साथ वहां रहती है। रेवेन रॉक के बचे हुए लोगों का एक समूह जैक 52 के साथ आता है, जिसने अपनी खोई हुई पहचान के कुछ अंश वापस पाने शुरू कर दिए हैं। एंड्रिया लुइस राइसबोरो, जन्म 20 नवंबर 1981, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने वीनस 2006 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उसके बाद ब्राइटन रॉक 2010, वी 2011, शैडो डांसर 2012, ओब्लिवियन 2013, बर्डमैन 2014, नॉक्टर्नल एनिमल्स 2016, बैटल ऑफ द सेक्सेस, द डेथ ऑफ स्टालिन दोनों 2017, मैंडी, नैन्सी दोनों 2018, द ग्रज और पॉसेसर दोनों 2020 में प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई दीं। टू लेस्ली 2022 में एक शराबी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। राइसबोरो को टेलीविजन फिल्म द लॉन्ग वॉक टू फिंचली 2008 में मार्गरेट थैचर की भूमिका के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। चैनल 4 की लघु श्रृंखला द डेविल्स होर 2008 और नेशनल ट्रेजर 2016 के साथ-साथ BBC 1 की लघु श्रृंखला द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन 2016 में उनके अभिनय के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उनकी रंगमंचीय प्रस्तुतियों में मिस जूली, मेजर फॉर मेजर दोनों 2006 और एंटोन चेखव की इवानोव 2008 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राइसबोरो का जन्म 20 नवंबर 1981 को न्यूकैसल अपॉन टाइन में हुआ था। वे इसाबेल, एक सचिव और ब्यूटिशियन, और जॉर्ज, एक कार डीलर की बेटी है। एक वेव हिटलीबे में पलीबरी। द लॉन्ग वॉक टू फिंचली के संदर्भ में उन्होंने अपने माता पिता को
मजदूर वर्ग के थैचरवादी बताया है। 2. उन्होंने न्यूकैसल अपॉन टाइन के पीपल्स थिएटर में क्रिस्टोफर गोल्डिंग के नाटक राइडिंग इंग्लैंड साइड सैडल में सेलिया फियनेस की भूमिका निभाई और 5 साल तक यंग पीपल्स थिएटर की सदस्य रहीं। राइजबोरो ने अपने स्कूली दिन स्वतंत्र स्कूल न्यूकैसल अपॉन टाइन चर्च हाई स्कूल में बिताए। वह रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा की छात्रा थीं और उन्होंने 2005 में एक्टिंग में BA लेवल की डिग्री हासिल की। 3. आजीविका 2017 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में द डेथ ऑफ स्टालिन के प्रीमियर पर राइजबोरो ने BBC 4 की फिल्म द लॉन्ग वॉक टू फिंचली 2008 में मार्गरेट थैचर का किरदार निभाया था। वह 2010 की फिल्मों मेड इन डेग्नेहेम और मार्क रोमन की नेवर लेट मी गो के रूपांतरण में नजर आईं। उन्होंने जनवरी 2010 में ल्यूसिले लॉटेल थिएटर में एलेक्सी के कैंपबेल की द प्राइड के अमेरिकी प्रीमियर में अभिनय किया। 4. इस प्रोडक्शन का निर्देशन जो मंटेलो ने किया था। वह रोवन जोफ की ब्राइटन रॉक के फिल्म रूपांतरण में दिखाई देती है। उन्होंने एंजेलिका फैंशॉ के जीवन पर आधारित उनकी पटकथा पर द डेविल्स मिस्ट्रेस के लेखक पीटर फ्लेनरी के साथ काम किया। 1. उन्होंने मैडोना द्वारा निर्देशित फिल्म वी में वालिस सिम्पसन की भूमिका निभाई। वह अपने रचनात्मक साथी अभिनेता टॉम बर्क और माइक ले के साथ लिखती है। राइजबोरो ने थ्रिलर हिडन में अभिनय किया। 5. डफर ब्रदर्स द्वारा निर्देशित एक कम बजट की फिल्म 6. हिडन को सितंबर 2015 में स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। 7. वह ओब्लिवियन 2013 में सहायक भूमिका में दिखाई दीं। 8. उन्होंने एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की शोबिज ड्रामा फिल्म बर्डमैन या द अनएक्सपेक्टेड वर्चू ऑफ इग्नोरेंस के अभिनय कलाकारों की टुकड़ी में सहअभिनय किया, जिसने 87वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता। राइजबोरो ने फिल्म के लिए मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया। 2016 में उन्होंने रंगभेद नाटक शेफर्ड्स एंड बुचर्स और टॉम फोर्ड निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नॉक्टर्नल एनिमल्स में सहअभिनय किया। 9-10 वह नेटफ्लिक्स के ब्लरलाइन के सीजन 2 के कलाकारों में शामिल हुई, एक श्रृंखला के नियमित चरित्र इवांगेलिन के रूप में। 11-12 उन्होंने बिली जीन किंग और बॉबी रिग्स के बीच 1973 के टेनिस मैच पर आधारित जीवनी खेल फिल्म बैटल ऑफ द सेक्सेस में एम्मा स्टोन की प्रेम रुचि के रूप में काम किया। 13 उन्होंने 2017 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द डेथ ऑफ स्टालिन में जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना स्टालिना का किरदार निभाया और उनके प्रदर्शन की चतुर बहुस्तरीय जटिलता के लिए वैरायटी द्वारा प्रशंसा की गई। 14 बैटल ऑफ द सेक्सेस 2017 के लंदन प्रीमियर में जोनाथन डेटन, एलिजाबेथ शू, राइजबोरो, एम्मा स्टोन और बिली जीन किंग। उन्हें वाको घेराबंदी के बारे में 6 भाग की टेलीविजन श्रृंखला वाको में कास्ट किया गया था। पहला एपिसोड 24 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। 15 उसी वर्ष उन्होंने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हॉरर फिल्म मैंडी, मिस्ट्री ड्रामा नैन्सी, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया, और ऐतिहासिक ड्रामा बर्डन। 16 राइजबोरो को लोन शेरफिग की द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स में एक ER नर्स के रूप में लिया गया है, जो एक उदार चिकित्सा समूह चलाती है। फिल्म की शूटिंग 2018 के वसंत में रूसी टी रूम में शुरू हुई। 17, 18, 19 उन्होंने द ग्रज के सोनी रीमेक में अभिनय किया। यह फिल्म 3 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी। 20 राइजबोरो ने अंतर्राष्ट्रीय कोकीन व्यापार ड्रामा 000 में अभिनय किया, जो रॉबर्टो सवियानो की पुस्तक पर आधारित 8 भाग की श्रृंखला है, जिसका यूके में स्काई और US में अमेजन प्राइम पर 2020 में डेब्यू हुआ था। 21, 22 उन्होंने पॉजेसर में अभिनय किया, ब्रैंडन क्रोनबर्ग द्वारा लिखित और निर्देशित तस्या वोस के रूप में, एक गुप्त संगठन की एजेंट जो अन्य लोगों के शरीर में निवास करने के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग करती है,
जिससे उन्हें उच्च भुगतान वाले ग्राहकों के लाभ के लिए हत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म का विश्व प्रीमियर जनवरी 2020 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। निकोलास विलियम कोस्टर-वाल्डौ, जन्म 27 जुलाई 1970, एक डेनिश अभिनेता है। उन्होंने 1993 में कोपेनहेगन स्थित डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक और डेनमार्क में फिल्म नाइट वॉच 1994 में अपनी सफल भूमिका निभाई। उन्होंने एचबीओ की फंतासी ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में जैमे लेनिस्टर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। कोस्टर-वाल्डौ अपने मूल डेनमार्क, अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों और अमेरिका में कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। इनमें हेडहंटर्स 2011 और ए थाउजेंड टाइम्स गुड नाइट 2013 शामिल है। अमेरिका में उनकी पहली फिल्म भूमिका युद्ध फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001 में थी, जिसमें उन्होंने मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता गैरी गॉर्डन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने अल्पकालिक फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला न्यू एम्स्टर्डम 2008 में एक जासूस की भूमिका निभाई और 2009 की फॉक्स टेलीविजन फिल्म वर्चुअलिटी में दिखाई दिए, जो मूल रूप से एक पायलट के रूप में थी। वह यूएनडीपी सद्भावना राजदूत है, जो लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। 3. प्रारंभिक जीवन। कोस्टर-वाल्डौ का जन्म डेनमार्क के रुडकोबिंग में हुआ था। वे लाइब्रेरियन हेन सोबोर्ग कोस्टर के बेटे थे। 4 और जोर्गेन ऑस्कर फ्रिट्जर-वाल्डौ, मृत्यु 1998। उन्होंने साक्षात्कारों में अपने पिता की शराब की समस्या के साथ-साथ अपने माता-पिता के तलाक के बारे में भी बात की है। 4. उनकी 2 बड़ी बहनें हैं और उनका पालन-पोषण मुख्यतः उनकी माँ ने किया। 5. वे दक्षिणी जीलैंड में रिंगस्टेड और नेस्टवेद के बीच एक छोटे से गांव टाइबर्ज में पले-बड़े। 4. 5 कोस्टर-वाल्डौ ने 1989 से 1993 तक डेनिश नेशनल स्कूल ऑफ थिएटर एंड कंटेम्परेरी डांस डेनिश स्टेटेंस टीटरस्कोले में पढ़ाई की। 6. आजीविका। प्रारंभिक करियर और सफलता 1993 से 2000। कोस्टर-वाल्डौ ने बेट्टी नानसेन थिएटर में हेमलेट में लैर्टेस के रूप में अपनी पहली रंगमंचीय भूमिका निभाई। फिल्म नाइट वॉच 1994 में उनकी भूमिका ने उन्हें अपने देश में प्रसिद्धि दिलाई। 7. इसके बाद उन्होंने साइमन स्टाहो की वाइल्ड साइड 1998 में अभिनय किया, जिसके वे सहलेखक भी थे, और मिस्री हार्बर 1999 जैसी डेनिश फिल्मों में भी अभिनय किया। 8. उन्होंने अपनी पहली ब्रिटिश फिल्म बेंट 1997 में अभिनय किया। 9. संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्म और टेलीविजन में परिवर्तन 2001 से 2010। 2011 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में कोस्टर-वाल्डौ। 2001 में उन्होंने रिडले स्कॉट की फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में मेडल ऑफ ऑनर विजेता गैरी गॉर्डन के रूप में अपने अमेरिकी करियर की शुरुआत की। कोस्टर-वाल्डौ कहते हैं, मेरी पहली अमेरिकी फिल्म ब्लैक हॉक डाउन थी और एक दोस्त ने कोपेनहेगन में मेरे अपार्टमेंट के ऊपर अटारी में मुझे फिल्म में फिल्माने में मदद की। हमने इसे भेज दिया और मैं भाग्यशाली रहा। 10. कोस्टर-वाल्डौ ने अपनी सफलता का इस्तेमाल अटलांटिक के दोनों किनारों पर, खासकर अपने मूल स्कैंडिनेविया में, भूमिकाएं निभाने के लिए किया। 11. माइकल एप्टेड की एनिग्मा में उनकी प्रमुख भूमिका थी और उन्होंने एक्शन फिल्म माई नेम इज मोडेस्टी ब्लेज कॉमिक स्ट्रिप पर आधारित में खलनायक की भूमिका निभाई थी। स्कॉट ने 2005 की फिल्म किंगडम ऑफ हेवन के लिए कोस्टर-वाल्डौ को वापस लाया। रिचर्ड लोनक्रेन ने विम्बलरन और फायरवॉल के लिए कोस्टर-वाल्डौ को कास्ट किया। 7. 2007 में उन्होंने अल्पकालिक फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला न्यू एम्स्टर्डम में जॉन एम्स्टर्डम की भूमिका निभाई, जो एक अमर न्यूयॉर्क हत्याकांड जासूस है जो सच्चा प्यार पाने के बाद नश्वर बन जाता है। 12. उस श्रृंखला के पायलट को फिल्माने के परिणामस्वरूप कोस्टर-वाल्डौ ने अपना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड कार्ड प्राप्त किया। बाद में उन्होंने टीवी गाइड में
2015 के एक साक्षात्कार में याद किया। मुख्यधारा और आलोचनात्मक सफलता 2011 वर्तमान। मार्च 2013 में गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन के प्रीमियर पर कोस्टरवाल्डो। 2011 से 2019 तक कोस्टरवाल्डो ने जॉर्ज आर मार्टिन की फंतासी उपन्यास श्रृंखला ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में जैमे लैनिस्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने चरित्र के बारे में टिप्पणी की, जैमी के बारे में क्या पसंद नहीं है। एक अभिनेता के रूप में मैं इससे बेहतर भूमिका की उम्मीद नहीं कर सकता था। 10 अपनी भूमिका के लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड 14, सैटर्न अवार्ड 15 और पीपल्स चॉइस अवार्ड नामांकन शामिल है। 16 2011 में उन्होंने सैम शेपर्ड के साथ मेटो गिल की फीचर फिल्म ब्लैकथॉर्न में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 17 उसी वर्ष बाद में उन्होंने मोर्टेन टाइल्डम की हेडहंटर्स में अभिनय किया। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नॉर्वेजियन फिल्म बन गई। 18 और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन सहित बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली। 19 कोस्टरवाल्डो ने 2013 की हॉरर फिल्म मामा में जेसिका चेस्टेन के साथ अभिनय किया, जिसने तब US बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की। 20 और दुनिया भर में $140 मिलियन से अधिक की कमाई की। 21 उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ओब्लिवियन में सैन्य हथियार विशेषज्ञ साइक्स की भूमिका निभाई। 23 2014 में उन्होंने सुजैन बियर की डेनिश थ्रिलर ए सेकंड चांस में एंड्रियास के रूप में अभिनय किया, एक पुलिस अधिकारी जिसे एक कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया गया था। 24 2016 में कोस्टरवाल्डो एक्शन फंतासी फिल्म गॉड्स ऑफ इजिप्ट में होरस के रूप में दिखाई दिए। 25 2017 की शुरुआत में उन्होंने ईएल काच की डार्क कॉमेडी स्मॉल क्राइम्स 26 में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 11 मार्च 2017 को साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 27 जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 28 इसके बाद कोस्टरवाल्डो डेनिश फिल्म 3 थिंग्स में दिखाई दिए, जो एक बैंक डकैती के प्रमुख संदिग्ध के बारे में एक थ्रिलर है जो अपने गवाह संरक्षण सौदे की शर्तों पर बातचीत करता है। 29-30 उन्होंने रोमन वॉ की जेल फिल्म शॉर्ट कॉलर में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 16 जून 2017 को लॉस एंजिल्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 31-32 जनवरी 2018 से वह कंपनी के मेन एक्सपर्ट उत्पादों की लाइन के लिए लोरियल पेरिस के वैश्विक प्रवक्ता रहे हैं। मई 2017 में यह घोषणा की गई कि उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की फिल्म डोमिनो में अभिनय किया। 34 यह फिल्म 31 मई 2019 को रिलीज हुई। 35 उसी वर्ष बाद में उन्होंने जोनास अलेक्जेंडर अर्नबी की सुसाइड टूरिस्ट में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 36-37 उसी वर्ष कोस्टरवाल्डो ने इल कीपर्स नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। 38 उन्होंने रॉबिन प्रॉन्ट द्वारा निर्देशित थ्रिलर द साइलेंसिंग में अभिनय किया। 39-40 उन्होंने ओले क्रिश्चियन मैडसेन की फिल्म द डे वी डाइड क्रूटोंडेन को गुप्त रूप से फिल्माया। यह फिल्म 2015 कोपेनहेगन गोलीबारी के आसपास की घटनाओं पर आधारित है और मूल रूप से 2019 के अंत में रिलीज होने वाली थी। 41 इसे यूरोप में 3 मई 2020 को रिलीज किया गया था। 42 7 जनवरी 2021 को वैराइटी ने घोषणा की कि सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स ने फिल्म के लिए अमेरिकी वितरण अधिकार खरीद लिए हैं। 43 उन्हें 2020 में गेफेन प्लेहाउस में मैट शाकमैन के साथ शेक्सपियर की त्रासदी के एक प्रोडक्शन में मैकबेथ की भूमिका निभानी थी। 44 15 अप्रैल 2020 को गेफेन प्लेहाउस ने अपने ब्लॉग पर घोषणा की कि मैकबेथ का उत्पादन अन्य के साथ कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 45 व्यक्तिगत जीवन 2022 में कोस्टरवाल्डो अपनी पत्नी नुकाका के साथ। हालांकि कोस्टरवाल्डो धार्मिक नहीं है,
लेकिन उन्होंने अपनी युवावस्था के दौरान डेनिश नेशनल चर्च में लूथरन के रूप में बपतिस्मा लिया और पुष्टि की, अधिकांश डेन की तरह, और अपनी पुष्टि को अपने जीवन में एक बड़े क्षण के रूप में देखा जब उन्होंने पहली बार वयस्क बनने की पहचान की। 46 उन्होंने 1997 में ग्रीनलैंडिक अभिनेत्री और गायिका नुकाका से शादी की और वे अपनी 2 बेटियों 47, 48, 49 और साथ ही 2 कुत्तों के साथ कोपेनहेगन में रहते हैं। 50 उनकी बेटी फिलिप्पा ने डेनिश लघु फिल्म द गर्ल एंड द डॉग्स में अभिनय किया, जिसे 2014 में कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। 51 उनकी दूसरी बेटी सफीना ने दिसंबर 2018 में डेनिश क्रिसमस टीवी श्रृंखला थियो ओग डेन मैगिस के तालिस्मैन में मुख्य किरदार सिमोन के रूप में अभिनय किया। 53 उनके ससुर जोसेफ मोचफेल्ड, ग्रीनलैंड की संसद के सदस्य और कम्युनिटी ऑफ द पीपल पार्टी, इनुइट अताकातिगीत के पूर्व नेता है। 54 हालांकि उनके पिता आर्सेनल के समर्थक थे, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में एलैंड रोड मैदान पर एक मैच की यात्रा ने उन्हें लीड्स यूनाइटेड का समर्थक बनने के लिए राजी कर लिया और वह लीड्स यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट के सदस्य है। 55 उन्होंने 2020 में लीड्स के मुख्य कोच मार्सेलो बिएल्सा को धन्यवाद देने के लिए एक बहुत ही भावुक वीडियो प्रकाशित किया, जब टीम को 16 साल बाद फिर से प्रीमियर लीग में पदोन्नत किया गया। 56 यूएनडीपी राजदूत पद और अन्य मानवीय कार्य। कोस्टरवाल्डो 2003 से डेनिश रेड क्रॉस का समर्थन कर रहे हैं। 57, 58, 59, 2016 में उन्होंने रेड फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स अभियान प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और एड्स से लड़ना है। 60 यूएनडीपी सद्भावना राजदूत के रूप में मेरा मुख्य मिशन सभी के बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक लक्ष्यों के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाना होगा, जिसे महिलाओं को सशक्त बनाए बिना और हमारे ग्रह की रक्षा किए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। कोस्टरवाल्डो 2016 में यूएनडीपी सद्भावना राजदूत के रूप में अपने मिशन पर 61 सितंबर 2016 से वह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए यूएनडीपी सद्भावना राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, जो गरीबी को समाप्त करने, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन को रोकने की एक कार्रवाई है। 61 2017 में कोस्टरवाल्डो ने गूगल के साथ भागीदारी की, जागरूकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के लिए ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्ट्रीट व्यू का उपयोग किया। 62 केन्या में एक महिला सशक्तिकरण पहल में भाग लेने के बाद 2017 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी पिताओं से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने का आह्वान करते हुए एक प्रतिज्ञा लिखी, जिसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो अत्यधिक गरीबी में रहती है और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के संपर्क में है। 63 सितंबर 2017, 65 अक्टूबर 2017 में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए मालदीव की यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सद्भावना राजदूत के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की। 66, 67, 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कोस्टरवाल्डो 2018 की शुरुआत में उन्होंने और कई अन्य डेनिश कलाकारों ने डेनिश फिल्म और मंच कला उद्योग में लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न और यौन हमले के लिए शून्य सहिष्णुता की मांग करते हुए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। 68 जून 2018 में उन्होंने द लायन शेयर फंड के लॉन्च की शुरुआत की, एक ऐसी कार्रवाई जिसमें जब कोई विज्ञापन अभियान किसी जानवर की छवि का उपयोग करता है, तो उस अभियान के भुगतान किए गए मीडिया खर्च का 0.5% फंड को दान करेगा। 69 2019 में उन्होंने देश की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए रवांडा की यात्रा की और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जानकारी देने के लिए अमेजन वर्षावन के जंगल की आग के अवसर पर पेरू के अमेजनिया की यात्रा की। 70 71 2024 में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए अभिनव नए समाधानों की रूपरेखा तैयार करते हुए वृत्तचित्र श्रृंखला
एन ऑप्टिमिस्ट्स गाइड टू द प्लेनेट की मेजबानी की। लियो ने 2000 के दशक में कई सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 2005 में आई फिल्म हाइड एंड सीक, स्वतंत्र फिल्म अमेरिकन गन और कॉमेडी फिल्म मिस्टर वुडकॉक में एक छोटी सी भूमिका शामिल है। 2006 में उन्होंने द थ्री बरियल्स ऑफ मिल्कवीड्स एस्ट्रारा के लिए वेस्टर्न हेरिटेज अवार्ड्स में उत्कृष्ट नाट्य मोशन पिक्चर के लिए ब्रॉन्ज रेंगलर पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने टॉमी ली जोन्स के साथ साझा किया, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण भी किया था। 2008 में उन्होंने लुलबाई 2008 के लिए मेथड फेस्ट में मेवरिक एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। उसी वर्ष लियो ने फिल्म फ्रोजन रिवर में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और कई पुरस्कार जीते, जिसमें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से स्पॉटलाइट पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन और अकादमी पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन शामिल है। आलोचक रोजर एबर्ट ने उनकी जीत का समर्थन करते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलिसा लियो, क्या संपूर्ण प्रदर्शन है, जो आर्थिक कठिनाई के समय में एक महिला के जीवन को उजागर करता है। सबसे सामयिक फिल्मों में, लेकिन यह पर्याप्त कारण नहीं है। मैं यह देखकर दंग रह गया कि वह भुगतान करने, अपने 2 बच्चों का समर्थन करने, जुआरी पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी घर के आसपास नियमों और लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए कितनी दृढ़ थी। फ्रोजन रिवर के बाद लियो कई स्वतंत्र फिल्मों में दिखाई देती रही और 2008 की फिल्म राइटियस किल में अल पचिनो और उनके हाइड एंड सीक के सहकलाकार रॉबर्ट डी नीरो के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। लियो 2009 में कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें अकॉर्डिंग टू ग्रेटा, स्टेफनीज इमेज में मुख्य किरदार, ट्रू एडोलसेंस और वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई शामिल है। 2010 में लियो को डेविड ओ रसेल की द फाइटर में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्धि मिली। द चार्लोट ऑब्जर्वर के रिक बेंटले ने कहा, दोनों अभिनेता मार्क वाहलबर्ग और क्रिश्चियन बेल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे मेलिसा लियो द्वारा स्क्रीन पर धूमिल हो जाते हैं, जो उनकी मां एलिस वार्ड की भूमिका निभाती है। लियो का ऑस्कर योग्य चित्रण एलिस का एक मास्टर मैनिपुलेटर के रूप में पूर्ण परिवर्तन के लिए अभिनय से परे है। 12 रोजर एबर्ट ने इसे दांत पीसते हुए शानदार प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। लियो और फिल्म के कई अभिनेताओं, जिसमें उनकी सहकलाकार एमी एडम्स और बेल शामिल थे, को नामांकित किया गया था। अपने प्रदर्शन के लिए लियो को कई पुरस्कार मिले, जिनमें गोल्डन ग्लोब, डलास फोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड। बाद में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी और स्वीकार किया कि उस विशेष शब्द का इस्तेमाल करने के लिए यह बहुत ही अनुचित जगह थी। उन शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफी मांगती हूं। 13-14 अपनी जीत से पहले लियो ने स्टूडियो के मार्केटिंग विभाग पर निर्भर रहने के बजाय अपने ऑस्कर अभियान का स्वयं प्रचार करने का प्रयास करके कुछ विवाद खड़ा कर दिया था। लियो ने हॉलीवुड के व्यापारिक प्रकाशनों में विज्ञापन के लिए जगह खुद खरीदी थी, जिसके बारे में शुरू में सोचा गया था कि यह पिछले ऑस्कर दावेदारों चिल विल्स और मार्गरेट एवरी की तरह ही उल्टा पड़ सकता है। 15 ऑस्कर जीतने के बाद लियो एचबीओ की मिनी सीरीज मिल्ड्रेड पियर्स में केट विंसलेट, इवान राचेल वुड और गाय पियर्स के साथ नजर आईं। उनके प्रदर्शन ने मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। उनकी अगली परियोजनाओं में व्यंग्यात्मक हॉरर फिल्म रेड स्टेट, जेसी ईसेनबर्ग के साथ स्वतंत्र कॉमेडी प्रीडिस्पोज्ड शामिल है, जो वर्तमान में प्री प्रोडक्शन में है, 16 और माइकल सी हॉल और जेम्स मार्सरेन के साथ जॉन के उपन्यास पर आधारित क्राइम थ्रिलर द डेड सर्कस वर्तमान में विकास में है। 17 उन्होंने हिट एफएक्स कॉमेडी लुई के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसने उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए एमी जीत दिलाई। लियो ने एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन में रूथ मैकमिलन की भूमिका निभाई थी,
जो रक्षा सचिव थी और जिन्हें व्हाइट हाउस में आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था, और ओब्लिवियन में मुख्य खलनायक सैली की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ओलंपस के सीक्वल लंदन हैज फॉलन में भी अपनी भूमिका दोहराई। लियो थ्रिलर फिल्मों प्रिजनर्स, द इक्वलाइजर और द इक्वलाइजर 2 में सहायक भूमिकाओं में नजर आए। इससे पहले उन्होंने मूल सीरीज के 1985 के एपिसोड द डिफेक्टर में रूसी बैले डांसर इरिना डेजर्शिंस्की की भूमिका निभाई थी। लियो फॉक्स सीरीज वेवार्ड पाइंस में नर्स पाम की भूमिका में नजर आए। व्यक्तिगत जीवन 1987 में लियो को अभिनेता जॉन हर्ट से एक बेटा हुआ, जिसके साथ उन्होंने मैनहट्टन में रहते हुए 1986 से 1988 तक डेटिंग की। इसके बाद लियो न्यूयॉर्क के स्टोन रिज शहर में रहने लगीं, जहां 200 साल पुराना एक फार्म हाउस 3 दशकों तक उनका स्थायी निवास रहा। हालांकि वह अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा करती थीं और अस्थायी रूप से कहीं और रहती थीं। 2019 में वह मैनहट्टन वापस आ गईं। कोविड-19 महामारी के दौरान वह शहर से बाहर चली गईं, लेकिन 2023 में वापस आ गईं। लियो ने 2012 में सैलून के साथ एक साक्षात्कार में दिए गए बयानों में नारीवादी होने के लेबल को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। मैं खुद को बिल्कुल भी नारीवादी नहीं मानती। जैसे ही हम खुद को और दूसरों को लेबल और श्रेणीबद्ध करना शुरू करते हैं, यह दुनिया को बंद कर देगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। उन्होंने 2017 के एक साक्षात्कार में इन भावनाओं को दोहराया। मेलिसा चेसिंगटन लियो, जन्म 14 सितंबर 1960, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 2 क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार शामिल है। 1980 के दशक में कई टेलीविजन शो और फिल्मों में दिखाई देने के बाद लियो टेलीविजन शो ऑल माई चिल्ड्रन, जिसके लिए उन्हें डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, और द यंग राइडर्स, जिसके लिए उन्हें डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, में नियमित रूप से दिखाई देने लगीं। उनकी सफल भूमिका 1993 में टेलीविजन सीरीज होमिसाइड, लाइफ ऑन द स्ट्रीट 1993 से 1997 में जासूस और बाद में सार्जेंट के हॉवर्ड की भूमिका में आई। 2008 की फिल्म फ्रोजन रिवर में रे एडी की भूमिका के लिए लियो को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें कई नामांकन और पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। 2010 में लियो ने फिल्म द फाइटर में एलिस एकलंड अवार्ड की भूमिका के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। 2013 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज लुई में अपनी अतिथि भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने 2015 की फॉक्स इवेंट सीरीज वेवार्ड पाइंस में नर्स पाम की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2017 की नेटफ्लिक्स फिल्म द मोस्ट हेटेड वुमन इन अमेरिका में अमेरिकन एथिस्ट्स की संस्थापक मैरलिन मरे ओहेयर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन लियो का जन्म मैनहट्टन में हुआ था और वे लोअर ईस्ट साइड में पली बड़ी। वह कैलिफोर्निया में जन्मी शिक्षिका मार्गरेट नी चेसिंगटन और ग्रोव प्रेस के संपादक, मछुआरे और ईस्ट हैम्पटन बेमेन एसोसिएशन के पूर्व प्रवक्ता अर्नोल्ड लियो तृतीय की बेटी है। उनका एक बड़ा भाई एरिक लियो है। 4. उनकी मौसी कला इतिहासकार क्रिस्टीन लियो रूसेल है। 5. लियो के माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां उन्हें पुटनी, वर्मोंट के रेड क्लोवर कम्यून में ले गईं। 2. लियो ने बचपन में ही ब्रेड एंड पपेट थिएटर कंपनी के साथ अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बेलोज फॉल्स, वर्मोंट स्थित बेलोज फॉल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और लंदन स्थित माउंट व्यू एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स और सनी परचेज में अभिनय की पढ़ाई की, लेकिन स्नातक नहीं कर पाईं। उन्होंने स्कूल छोड़कर न्यूयॉर्क शहर में अभिनय की नौकरियों के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया। 6, 7, 8, 9 लियो ने गर्मियों के दिन अपने पिता के घर स्प्रिंग्स में बिताए, जो ईस्ट हैम्पटन,
न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है। 3-10 आजीविका। लियो ने अभिनय की शुरुआत 1984 में की, जिसमें उन्हें 12वें डे टाइम एमी अवार्ड्स में ऑल माई चिल्ड्रन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सरल महिला की श्रेणी में डे टाइम एमी के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद लियो कई फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें स्ट्रीट वॉक इन, ए टाइम ऑफ डेस्टिनी, लास्ट समर इन द हैम्पटन्स और वेनिस शामिल है। उन्होंने टेलीविजन पर भी कई बार काम किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 1997 तक होमिसाइड, लाइफ ऑन द स्ट्रीट में डिटेक्टिव सार्जेंट के हॉवर्ड की भूमिका थी। 3 साल बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म होमिसाइड, द मूवी में अपनी भूमिका दोहराई। अभिनय से एक छोटे अंतराल के बाद लियो को सफलता 3 साल बाद एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की फिल्म 21 ग्राम से मिली। लियो को 2003 में फीनिक्स फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी से सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार मिला तथा लॉस एंजिल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2022 में राइजबोरो फिल्म टू लेस्ली में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। कई हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और जनवरी 2023 में अकादमी पुरस्कार नामांकन के लिए मतदान अवधि के दौरान स्क्रीनिंग की मेजबानी की। 24-25 उनके अप्रत्याशित टू लेस्ली नामांकन ने कुछ सवाल पैदा किए और उनका उल्लेख किए बिना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस वर्ष के नामांकितों के आसपास अभियान प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है और हमें सूचित करने के लिए कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के नए युग में दिशानिर्देशों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। 26-27-28 उस वर्ष उन्होंने संगीत में मटिल्डा द म्यूजिकल में मिसेज वर्मवूर और डेविड ओ रसेल की एम्स्टर्डम में बीट्राइस वैंडेनहेवेल की सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। 2023 में उन्होंने केट विंसलेट के साथ जीवनी पर आधारित युद्ध ड्रामा ली में वोग की संपादक ऑड्रे विदर्स की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 2024 में राइजबोरो ने फिर से विंसलेट के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एचबीओ की राजनीतिक व्यंग्य लघु श्रृंखला द रिजीम में विंसलेट के चरित्र की दाहिनी हाथ की महिला की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्घाटन गोथम टीवी पुरस्कारों में नामांकन मिला। तो दोस्तों ये रिलीज़ होते हुए हमें देखने को मिलने वाली है। तकरीबन मैं आपको बता दूं 26 मार्च 2013 को इसका पार्ट 1 देखने को मिला था और अगला पार्ट हमें 2026 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसकी मेकर द्वारा अनाउंसमेंट की गई है और क्या पता आगे इसे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, कंफर्म एक तरह से नहीं की गई है। और बाकी मैंने पूरी डिटेल इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।